हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज आप जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जाना जाता है। और आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। गांधी जी जो सबसे महान हमारे महात्मा के रूप में हम जानते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा एक गुजरात के व्यक्ति थे, जीवन राम, उन्होंने उन्हें सबसे पहले महात्मा के कहा। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उन्हें महात्मा की उपाधि दी और बापू तो गुजरात के लोगों ने प्यार से उन्हें एक नाम दिया था। तो महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। गांधी का केसरिया बाना त्याग की तोप लेकर विप्लव का डमरू बजाया उन्होंने और अचेतों में चेतना का जो आगाज़ हुआ, उससे हमारे देश में जो स्वाधीनता का संचार हुआ, उसे आज हम लोग उपभोग के रूप में कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी के जो एकादश व्रत थे वो कौन कौन से थे और उनके रचनात्मक कार्यों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो गांधी जी के इस आज के 152वें पर्व पर हम लोग ये देखेंगे। पहला जो उनका एकादश व्रत था, अहिंसा, अस्वाद, अपरिग्रह, अभय, शारीरिक श्रम, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी, अस्तेय, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म समभाव इसके अंतर्गत आते हैं। अहिंसा, जैसा कि आप जानते हैं, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, किसी भी तरह की किसी के दूसरे को दुख ना पहुंचाना, उसकी हत्या ना करना, ये सारी चीज़ें अहिंसा के अंतर्गत आती हैं। अस्वाद का मतलब होता है हमें अपनी जीवा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि हम अपने ऊपर नियंत्रण हासिल कर सकें और जो उचित है उसको प्राप्त कर सकें। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी प्रकार का संग्रह न करना, जो हमारी नितांत आवश्यकताएं हैं उन्हीं वस्तुओं को हमारे अपने पास रहना देना चाहिए, ना कि बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करना चाहिए। शारीरिक श्रम का मतलब है, गांधी जी ने कहा कि शारीरिक श्रम बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को अपने शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए भी और अपने स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक श्रम आवश्यक है। हमें अपने काम अपने स्वयं करने चाहिए। अभय जो उनकी दूसरी नीति थी। अभय का मतलब किसी से भी डरना नहीं, निडर रहना। ये उनका सबसे प्रमुख एकादश व्रत में आता है। इसके पश्चात आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण माना उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम अगर किसी कार्य को करते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि हम उस कार्य को सुनिश्चित रूप से सही रूप दे सकें। इसके बाद उन्होंने स्वदेशी की कामना की एकादश व्रत में और उन्होंने कहा अपने देश में जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, संसाधनों का, उसे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए स्वदेशी सबसे महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता निवारण पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। एकादश व्रत में अस्पृश्यता निवारण भी एक प्रमुख व्रत माना गया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए अनेकानेक कार्य किए, जैसा कि आप जानते हैं। उन्होंने हरिजन भी नाम दिया। हरि मतलब भगवान और जन माने लोग, तो हरिजन नाम दिया उन्होंने। और साथ साथ में उन्होंने एक और व्रत लिया था अस्पृश्यता निवारण के लिए कि यदि पति और पत्नी में से यानी लड़का और लड़की में से कोई भी एक हरिजन होगा, उसी की शादी में वो जाएंगे, नहीं तो और किसी की शादी में नहीं जाएंगे। इसी तरह सर्वधर्म समभाव पर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया और ये एकादश व्रत का अंतिम व्रत था इनका। इसमें समधर्म भाव को उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सभी धर्म को सम्मान देना चाहिए, किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के रचनात्मक कार्य क्या थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्य सबसे महत्वपूर्ण थे। इन्होंने जब भी आंदोलन समाप्त किया या जो भी आंदोलन चलाए उन्होंने, उसके बीच में उन्हें लगातार वो रचनात्मक कार्य करते रहे और ये सारे रचनात्मक कार्य उन्होंने अपने आश्रमों में आयोजित करवाए ताकि लोग अपने आप स्वयं सारे कार्य कर सकें, सारी चीज़ों को जान सकें। इसमें पहला रचनात्मक कार्यों में था कौमी एकता। कौमी एकता का मतलब होता है सभी धर्म के लोग एक हों और सभी देश के लोग एक हों, ऐसा उनकी धारणा थी। रचनात्मक कार्य में वो हमेशा इसके लिए लगे रहते थे। जैसा कि आपने नमक सत्याग्रह में भी देखा कि वो पैदल चले 78 लोगों को लेकर और साथ साथ में हिंदू भी, मुस्लिम भी, हर धर्म के लोग उनसे जुड़ते गए। फिर रचनात्मक कार्यों में अस्पृश्यता निवारण के लिए इन्होंने स्वयं स्वच्छता अभियान चालू करने का काम किया
और अपना कार्य स्वयं, अपना साफ सफाई करना, ये सारे काम उन्होंने स्वयं किए। फिर मद्य निषेध उनका एक प्रमुख रचनात्मक कार्य था और उन्होंने लोगों को कहा कि अगर हम मद्य निषेध करते तो हमारा विकास सुनिश्चित होगा। खादी इसका एक और भी बड़ा अभियान था जिसने देश को स्वदेशी का अभियान नारा दिया और खादी की वजह से हम आज स्वावलंबी हो सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर हम स्वावलंबी हैं तो ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं, इसलिए हमें स्वावलंबी यानी सेल्फ डिपेंड होना बहुत आवश्यक है। खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और दूसरों पर निर्भरता का मतलब दूसरों की गुलामी करना। तो इसके बाद गांवों की सफाई उनका रचनात्मक कार्यों में था। आसपास की स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, ऐसा गांधी जी का मानना था और ये उचित भी है। इसके लिए गांधी जी ने कहा कि हमें गांव की साफ़ सफाई अपने आसपास जहाँ भी हम रहते हैं उसे बहुत महत्वपूर्ण है साफ़ सफाई रखना। स्वच्छता अभियान को इन्होंने बहुत बल दिया। बुनियादी तालीम यानी बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। जब भी बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण होता है वो 7 से 14 वर्ष तक होता है, इसलिए बुनियादी तालीम इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण नीति थी और इसीलिए उन्होंने बच्चों को शारीरिक श्रम करने के लिए, स्वयं कार्य, हस्त कौशल सिखाने के लिए बल दिया ताकि बच्चे स्वयं करके सीखें, तब उन्हें अनुभव हो सकेगा और वो सही एक अनुभव प्राप्त करके एक सही उनके व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा और उन्हें सही शिक्षा मिल सकेगी। किताबी ज्ञान ही हर कार्य के लिए आवश्यक नहीं। तो उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर भी बहुत बल दिया। जो लोग पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाए उन्हें बड़े होने पर भी, प्रौढ़ माने एडल्ट, वो बड़े होकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकें, ऐसा उनकी धारणा थी। आरोग्य के नियमों का उन्होंने शिक्षा दिया कि हमें अपने शरीर को इससे रोग को कैसे दूर करना है इसके बारे में जान सकें। प्रांतीय भाषाओं पर उन्होंने बहुत बल दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारी इस पे होनी चाहिए कि हमारा क्या मातृभाषा है। मातृभाषा में हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, किसी चीज़ को जान सकते हैं और मातृभाषा हमारी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा भी एकता को प्रदान करती, देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा का होना महत्वपूर्ण है। आर्थिक समानता पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा जो अमीर और गरीब की खाई है वो हमारे बीच नहीं होनी चाहिए और आर्थिक समानता के लिए ही उन्होंने खादी, ग्रामोद्योग जैसे और बहुत सारी पंचायत व्यवस्थाएं और बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए। फिर किसानों और मज़दूरों और आदिवासियों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि ये लोग अगर सही ढंग से कार्य करेंगे तो हमारा देश बखूबी आगे बढ़ सकेगा। और उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य किया, मज़दूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, चाहे वो भारत में हो, अफ्रीका में हो, जुलू के लिए हो, या आपने देखा कि बहुत सारे युद्ध दक्षिण अफ्रीका में भी हुए, वो आदिवासियों के लिए हुए, उनमें भी गांधी जी ने अपना सहयोग दिया। उनको शांत करने में, उनको आज़ादी दिलाने में उन्होंने भूमिका निभाई। फिर कुष्ठ रोगी कुष्ठ रोग उस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जिसे लेप्रोसी कहते हैं और उन्होंने ये कहा कि रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं, और रोगी की सेवा करिए, उसका उपचार कीजिए और रोग को दूर भगाया जा सकता है। विद्यार्थियों को उन्होंने स्वयं अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, साथ साथ में अपने नियमों का पालन करते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, बुनियादी शिक्षा ग्रहण करते हुए और आगे बढ़ने का उन्होंने सुझाव दिया। स्त्रियों के लिए भी उनके मन में सम्मान था और उन्होंने स्त्रियों के लिए भी स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। फिर उन्होंने गौ सेवा के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए। अब हम लोग जो आश्रम व्यवस्था आता है उस पर हम लोग देखेंगे। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई आश्रमों की स्थापना की। आश्रम का मतलब था जहाँ लोग कुटुंब की तरह, एक घर की तरह रह सकें और अपनी तरक्की कर सकें, अपनी उन्नति कर सकें और अपने सब कार्य स्वयं करें, सारे लोग परस्पर मिलजुल कर कार्य करें। इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जब वो गए बैरिस्ट्री की अपनी जो कंपटीशन था उसका करने के लिए, बैरिस्ट्री की वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए जब वो गए तो उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इसे फिनिक्स आश्रम कहते हैं और ये फिनिक्स आश्रम टॉलस्टॉय में था। फिनिक्स एक चिड़िया का नाम है जो जलती है, खुद राख हो जाती है और फिर उस राख से चिड़िया बन जाती है, इसीलिए उनको ये नाम बहुत पसंद आया और गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की ट्रांसवाल में 1904 में। इसके बाद उन्होंने एक और आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया क्योंकि वो लियो टॉलस्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम
स्थापित किया 1910 में। और जोहान्सबर्ग में केलेन बेग एक व्यक्ति थे, जर्मन व्यक्ति, उन्होंने उन्हें 1100 एकड़ भूमि दान में दी और वहाँ पर गांधी जी ने अपना आश्रम स्थापित किया। इस ज़मीन में 1000 लगभग पौधे लगे हुए थे, 2 कुएँ थे, एक झरना था। इन सब का प्रयोग करके गांधी जी ने वहाँ पर जो भारतीय जेलों में रहने वाले लोग थे उनके परिवारों के लिए एक आश्रम बसाया। इसे टॉलस्टॉय आश्रम कहते हैं और आज ये बड़े स्तर पर इसे मान्यता दी गई है, टॉलस्टॉय आश्रम को। गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ भी आश्रमों की स्थापना की। इसमें सबसे पहला आश्रम जो था वो सत्याग्रह आश्रम था। ये कोचरब में स्थापित किया गया। कोचरब अहमदाबाद के पास है और ये आश्रम भी प्रमुख रूप से भूमि दान मिलने पर ही ये आश्रम निर्धारित किया गया था और इसको स्थापित किया गया था। फिर दूसरा आश्रम उन्होंने बाद में इसे साबरमती नदी के किनारे इसे इस्टेब्लिश किया गया और ये साबरमती आश्रम कहलाने लगा। 1915 में कोचरब में स्थापित था, ये सत्याग्रह आश्रम नाम था इसका, और 1917 में ये आश्रम बन गया साबरमती आश्रम। इसी तरह से वर्धा में भी गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना करवाई थी और ये जमनालाल बजाज एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके आग्रह पर ये सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई। इसी प्रकार से सदाकत में आश्रम, पटना में इसकी स्थापना की गई। तो ये आश्रम व्यवस्था गांधी जी की जो प्रयोगशाला थे और इसीलिए जो प्रयोगशाला थी, प्रयोगशालाओं में उन्होंने अनेक तरह के जो प्रयोग थे उनको किया, चाहे वो सत्य का प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग हो या अस्पृश्यता का प्रयोग, अस्पृश्यता निवारण का प्रयोग हो या अन्य स्वाधीनता की लड़ाई या संघर्ष के लिए भी उन्होंने इन आश्रमों की व्यवस्था की। तो आश्रम व्यवस्था हमारे गांधी जी का कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा उद्देश्य है। गांधी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। इसीलिए गांधी जी ने जो भी कार्य किया वो उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया और उस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो गांधी जी के इस तरह के प्रयासों से लगातार देश में सुधार होता रहा और यदि हम इसी प्रकार से अपने आश्रम व्यवस्था यानी आश्रम में रहकर एक दूसरे के बंधुत्व की भावना का विकास करके और सारे कार्य स्वयं करते रहें और परस्पर मिलजुल कर करेंगे तो हम ये सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो आज के लिए सबको गांधी जी की और शास्त्री जी की बधाई। धन्यवाद। जन्म की